हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि जल्दी ही हमारी जो है 12th क्लास की वनस्पति विज्ञान बॉटनी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10 तारीख से। तो आज 10 तारीख को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी 12th क्लास बॉटनी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम जो इस चैप्टर का जो परिचय वाला हिस्सा है यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो हमें उसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि हम उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर हमारी 12वीं कक्षा जो है उसकी जो प्रथम इकाई फर्स्ट यूनिट जो है उसका भी पहला चैप्टर है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये 6th यूनिट में आता है, लेकिन 12वीं की बुक के अकॉर्डिंग हम सोचे तो हमारी पहली इकाई में शामिल है। और उस इकाई का जो नाम है वो है जनन। यानी इस चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे आगे तो हमें ये तो ज्ञान होना चाहिए ना कि जनन क्या है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो जनन क्या है, किसे कहते हैं। आपने जब 11th क्लास में पहला चैप्टर जब पढ़ा था तो आपको सबको याद होगा कि जीवों में विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, जीवों में बहुत सारे अभिलक्षण पाए जाते हैं जिसके द्वारा उसकी पहचान होती है, जिसके द्वारा उसकी निर्जीव से अजीव से तुलना भी की जाती है। और उन लक्षणों में हमने एक लक्षण देखा था, वह था जनन यानी रिप्रोडक्शन, जो कि निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो जनन क्या है, तो देखिए जब हम इसको परिभाषित करेंगे कि जनन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी जीव द्वारा किसी जीव द्वारा अपने समान अथवा लगभग समान किसी जीव द्वारा अपने समान अथवा लगभग समान, यहां पर कहने का मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा। यहां संतति यानी संतानों को उत्पन्न करना। यहां एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी जीव जब जनन करता है तो जो पैदा होने वाली जो संतानें हैं वो या तो बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी होंगी, जिसको हम एक प्रकार से क्लोन कहते हैं, और या फिर जो संतानें पैदा होंगी उनमें कुछ न कुछ अंतर तो पाया जाएगा। क्योंकि जब हम लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे तो हम ये बात कहेंगे कि दो जनकों के सम्मिश्रण से ही तो संतति प्राप्त हुई ना। तो ऐसे में वह दोनों जनकों से कुछ भिन्न प्राप्त होगी, कुछ माता के लक्षण और कुछ पिता के लक्षण। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि शॉर्ट में अगर कहें कि किसी जीव द्वारा नए जीव उत्पन्न करना, लेकिन जाति समान होती है। कई बार हमें कहते हैं अपने समान, तो अपने समान जाति के जीवों को उत्पन्न करना। यहां पर जाति समान जरूर होगी, समान जाति के। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि आम जो है, आम के बीज से आम का ही पौधा उत्पन्न होता है, हाथी का बच्चा हाथी ही होता है,
बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही तो होते हैं, तो जाति तो समान ही रहती है ना। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जब भी कभी जनन होता है तो उसके प्रकार कौन सा है, क्या वो अलैंगिक जनन है, क्या वो लैंगिक जनन है, उसी के आधार पर संतति जनक की या तो बिल्कुल समान होगी या फिर लगभग समान होगी। ठीक है, चलिए। अब जनन जो है सभी जीवों का लक्षण है। अगर किसी जीव में जनन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो जो जीव जाति है वह अपनी जाति के अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकती है, यानी वह उस पृथ्वी से गायब हो जाएगी। ऐसा आपने कई उदाहरणों में सुना भी होगा कि जैसे कि हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की, तो जिसमें जनन की क्रिया बाधित हुई, उसके अंडों का कवच कमजोर हो गया, जिसका कारण हम इकोलॉजी में और चर्चा करेंगे क्यों रहा ऐसा। लेकिन जब कोई जीव संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है तो इसका मतलब उस जीव जाति के सदस्य पृथ्वी से धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि जो जनन है उसका महत्व क्या है, जनन का महत्व क्या है अगर कहा जाए, तो इसका महत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा। जनन का महत्व पृथ्वी पर किसी जीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखना। पृथ्वी पर किसी जीव जाति जिसमें जनन हो रहा है बनाए रखना। ये जनन का महत्व है और इसी वजह से ही तो पृथ्वी पर जैव विविधता बनी रहती है। अगर जीव जातियों में जनन की प्रक्रिया न हो तो धीरे धीरे जीव जातियों की संख्या पृथ्वी पर घटती चली जाएगी, तो बायोडायवर्सिटी कैसे रहेगी। तो ये तो हमने बात की इस चैप्टर के लिए कि भाई आखिर जनन क्या है, जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमने लिखा है या एनसीईआरटी में जो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो जनन से तो तात्पर्य हमें पता चल गया, जिसकी कई विधियां हैं, हम पढ़ेंगे आगे भी और पहले भी हमने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पादप विविधता में, प्लांट डाइवर्सिटी में, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की विधियां जनन की। तो यहां पर बात करेंगे कि आखिर लैंगिक जनन क्या है, कि क्या है ये लैंगिक जनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने कहा कि जनन का मतलब है कि किसी जीव द्वारा, इसको हम प्रजनन भी देखते हैं, कई जगह लिखा था प्रजनन, कहीं लिखा रहता है जनन, जनन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए जीव उत्पन्न करना। ठीक है, तो बेटा जनन अगर हम बात करें तो इसके जो प्रकार होते हैं, इसके प्रकार होते हैं उनको वृहद रूप से दो प्रकारों में बांटा जाता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, एक जिसे कहा जाता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन।
ठीक है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन, एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा हम सबको पता है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ भी हमें डिस्कशन करना ही है, थोड़ा परिचय के रूप में देख रहे हैं बस यहाँ पर। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन है उसकी खास बात ये रहती है कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक का उपयोग होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आलू की खेती की जाती है तो आलू का जो खाने योग्य भाग है, आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा भी है कि आलू का जो खाने योग्य भाग है वह भूमिगत तना है, जिसको कंद यानी ट्यूबर कहा जाता है। तो जो कंद या ट्यूबर जो है उस पर जो छोटी छोटी आंखें होती हैं, आईबर्ड्स, कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, जब आलू के इस कंद के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन टुकड़ों को जमीन में बोया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े से एक नया पौधा बनता है। और बनने वाले जितने भी पौधे हैं, एक आलू के कई टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े से जो पौधे बनेंगे वो सभी समान होंगे अपने जनक के, यहां तक कि आपस में भी, जिनको हम क्लोन का दर्जा देते हैं। तो कुल मिलाकर वो एक अलैंगिक जनन है। और भी कई प्रकार पड़ते हैं, जैसे अमीबा में द्विभाजन, बाइनरी फ्यूजन, वो भी एक अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक का योगदान होता है। यूं कह सके कि भाई पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए, योगदान की बात की जाए, तो केवल एक ही जनक काम में आता है, केवल एक ही जनक, यानी एक जीव से ही नए जीव पैदा किए जा रहे हैं, दो जीवों की योगदान की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की अगर बात की जाए तो अलैंगिक जनन की सबसे खास बात जो मैंने कही, पहली बात ध्यान दीजिएगा, पहली बात जो है अलैंगिक जनन की वो क्या है, यह एक जनकीय होता है। कैसा होता है? एक जनकीय, यानी यूनिपेरेंटल। अगर आप विस्तार से कहें तो यूं कह सकते हैं कि इसमें एक ही जनक का योगदान होता है। जबकि लैंगिक जनन की घटना जिन भी जीवों में होती है, चाहे वो मानव ही क्यों ना हो, इन जिन भी जीवों में ये प्रक्रिया होगी लैंगिक जनन, उसमें दो अलग अलग जनक होते हैं, लैंगिक रूप से अलग अलग, अपोजिट सेक्स वाले, जिसमें एक को नर और एक को मादा का दर्जा दिया जाता है। नर जीव नर युग्मक पैदा करता है, जिनको हम अगर बात करें जंतु विज्ञान में तो उसे शुक्राणु कहते हैं, और अगर बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में, तो उसे पुमणु कहा जाता है, एंथ्रोजोइट्स कहा जाता है। और यही मादा जीव मादा युग्मक पैदा करता है। उस मादा युग्मक को अंड भी कहा जा सकता है और अंडाणु भी कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर सामान्यतः अगर बात करें, देखिए ये तो एक जनक ही होता है क्योंकि इसमें एक ही जनक होगा, लेकिन अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो सामान्यतः यह द्विजनक ही होता है। सामान्यतः, यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी कि सामान्यतः द्विजनकीय, यूजुअली बाई पेरेंटल। अब आप बोलेंगे सर सामान्यतः द्विजनकीय क्यों कहा गया है, यूजुअली बाई पेरेंटल क्यों कहा गया है? उसका कारण है बेटा, कुछ जीव उभयलिंगी भी तो होते हैं, जैसे टीनिया। अब टीनिया उभयलिंगी प्राणी है और टीनिया के अंदर एक ही शरीर में दोनों प्रकार के जननांग पैदा होते हैं, शुक्राणु का निर्माण भी और अंडाणु का निर्माण भी एक ही शरीर में होता है। तो ऐसे में उसमें ये जो है लैंगिक जनन जब होगा तो दो अलग अलग शरीर की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही शरीर में दोनों युग्मक पैदा हो रहे। तो कभी कभी ये एक जनकीय हो भी सकता है, इसलिए हमने यहां लिखा सामतः द्विजनकीय होता है। दूसरी बात, अलैंगिक जनन में ज्यादातर यही देखा जाता है, चाहे मैंने आलू का एक उदाहरण दिया, चाहे मैं आपको अमीबा की या जीवाणु की बात करूं,
द्विभाजन के संदर्भ में, बाइनरी फिजन के संदर्भ में, तो वहां पर कभी युग्मक नहीं बनते। लेकिन कभी कभी इस बात को समझना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलैंगिक जनन जीवों में होता तो है, लेकिन उसमें युग्मक बन भी जाते हैं, युग्मकों का योगदान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ आपको, तो बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि मधुमक्खी का जो समाज है, उस समाज में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, और आप सब जानते हैं, एक जिसे रानी कहा जाता है, एक जिसे श्रमिक कहा जाता है, और एक जिन्हें नर यानी ड्रोन कहा जाता है। और जो नर होते हैं, जो ड्रोन होते हैं, वो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और वो जो नर होते हैं, वो पैदा कैसे होते हैं कि जो रानी है उसके शुक्र ग्राहिका में जो अंडे हैं, अगर वो अनिषेचित रह जाते हैं, यानी उनका निषेचन नहीं हो पाता है, उनका शुक्राणु के साथ संलयन नहीं हो पाता है, तो जो अंडाणु है वो तो अगुणित है ना, और वो बिना निषेचन के ही एक जीव पैदा कर देता है, और वो जीव होता है ड्रोन यानी नर। तो ऐसे में जो ड्रोन का पैदा होना, मधुमक्खी में ड्रोन का पैदा होना अनिषेक जनन के कारण होता है, तो उसमें युग्मक के रूप में योगदान तो हुआ ना अंडाणु का। तो वहां युग्मक का योगदान तो है, हालांकि निषेचन नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन अंडाणु है तो सही ना। और ऐसे हम पौधों में भी पढ़ेंगे असंग जनन यानी एपोमिक्सिस के दौरान। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं तो हम यूं कह सकते हैं, अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया जो होती है, उसमें सामान्यतः युग्मकों का योगदान नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता भी है, इस बात को भी ध्यान रखना है। सामान्यतः युग्मकों का योगदान कहो, चाहे युग्मक जनन कहो, चाहे गैमेटोजेनेसिस कहो, युग्मकों की साझेदारी कहो, ठीक है, सामान्यतः युग्मकों की साझेदारी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बेटा जब लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन के लिए ये अवश्य घटना है। अवश्य घटना का मतलब जरूरी घटना है कि युग्मक बने, क्योंकि अगर युग्मक नहीं बनेंगे तो युग्मकों का संलयन कैसे होगा। तो यहाँ लैंगिक जनन में युग्मकों का योगदान अवश्य होगा, गैमेटोजेनेसिस अवश्य होगा, युग्मक जनन अवश्य होगा। यानी हमेशा युग्मकों की साझेदारी, योगदान, जो भी कहें आप, इन्वॉल्वमेंट, युग्मक जनन, हमेशा युग्मकों की साझेदारी होती है। बिना युग्मकों की साझेदारी के लैंगिक जनन कभी हो ही नहीं सकता। चलिए, ऐसे ही अगर हम बात करें अलैंगिक जनन में, चूंकि जनक एक ही है, तो ऐसे में बनने वाले जो जीव होंगे वह आनुवंशिक लक्षणों में भी और आकारिक लक्षणों में, जेनेटिकली भी एंड द मॉर्फोलॉजिकली भी समान होते हैं, अपने जनक के भी और आपस में भी, जिनको हम क्लोन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में विभिन्नता कभी नहीं आती, वेरिएशंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, कभी भी विभिन्नताओं की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन बेटा क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है, यहां पर ये बात भी लिखनी है मुझे, फिलहाल मैं लिख देता हूं यहां पर, यह विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है, विभिन्नताएं अवश्य उत्पन्न होती हैं।
तो यहाँ जो मैं कह रहा था वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें युग्मकों की साझेदारी सामता तो नहीं होती, अगर होगी भी तो निषेचन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें अगर कहा जाए अलैंगिक जनन में निषेचन या युग्मक संलयन कभी नहीं होगा। निषेचन जिसको आप क्या भी कहते हैं, युग्मक संलयन, सिनगैमी, युग्मक युग्मक संलयन नहीं होता, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। लेकिन जब लैंगिक जनन होगा तो जरूर होगा, युग्मक संलयन जरूर होगा, निषेचन जरूर होगा, फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। और आखिरी बात मैं यहाँ कहूँगा इसमें अंतर के लिए, तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है यह एक तीव्र प्रक्रिया है। किसी भी जीव के लिए अलैंगिक जनन एक फास्ट प्रोसेस माना जाता है और सरल भी है। तो ध्यान रखिएगा यह सरल व तीव्र प्रक्रिया है, सरल व तीव्र प्रक्रिया। जबकि लैंगिक जनन की जो घटना जो होती है उसमें काफी समय लगता है। पहले युग्मक बनेंगे, युग्मकों का स्थानांतरण होगा, फिर युग्मकों का संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा। तो कुल मिलाकर यह जो है लैंगिक जनन की जो घटना जो है यह धीमी, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है। तुलना किससे की जा रही है? लैंगिक जनन से। धीमी व जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, धीमी व जटिल प्रक्रिया है। तो ये थी बात कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या फर्क होता है। तो जब हम चैप्टर का नाम ले रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो सीधी सी बात है कि लैंगिक जनन की जो घटना जो होगी उसके लिए जो अवश्य घटनाएं जो हैं, जिसमें मैंने एक बात कही कि निषेचन का होना जरूरी है और युग्मकों की साझेदारी भी होना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है, एक ऐसा प्रकार का जनन है जिसमें युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस व युग्मक संलयन यानी निषेचन की घटना होती है और विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी की ही एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में परिचय में शुरू में दे रखा है, जब चैप्टर की शुरुआत है उसमें दे भी रखा है, आप अगर पढ़ेंगे तो देखिए लैंगिक जनन का क्या महत्व है। हम ये तो जानते हैं कि जनन का महत्व जाति के अस्तित्व को बनाए रखना है। तो लैंगिक जनन का महत्व क्या है? अगर मैं आप लोग कहूं कि लैंगिक जनन का महत्व क्या है, चलिए लैंगिक जनन का महत्व। लैंगिक जनन का महत्व क्या है? तो बहुत खास बात समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही खास बात। बेटा लैंगिक जनन में जब युग्मक निर्माण हुआ, फिर युग्मकों का संलयन हुआ, नर प्राणी से नर युग्मक जो प्राप्त, मादा प्राणी से जो मादा युग्मक प्राप्त, उनका संलयन,
तो विभिन्नताएं आ रही ना, विभिन्नताओं की तो उत्पत्ति हो रही है ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के कारण, यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया के कारण नए प्रभेद उत्पन्न होते हैं, नए रूप भेद। एनसीईआरटी के लिए रूप भेद, रूप भेद का मतलब वेरिएंट, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं इस प्रक्रिया के कारण नए रूप भेद हिंदी भाषा इतनी कठिन नहीं है, उसे समझना जरूरी है एनसीईआरटी की लैंग्वेज को। तो यहां पर रूप भेद से मतलब है न्यू वेरिएंट्स, क्योंकि विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रक्रिया के कारण नए रूप भेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कोई भी जीव जब लैंगिक जनन करता है तो संतानों में विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है। अब ये जो नए वेरिएंट पैदा होते हैं, नए रूप भेद पैदा होते हैं जो जनकों से भिन्न होते हैं, उसमें विभिन्नताएं हैं। तो ऐसे में हम तो जानते हैं ना, उद्विकासीय क्रम के अनुसार जाने चाहे कुछ भी जाने, हमें सबको पता है कि जब विभिन्नताएं होती है ना, तो कोई भी जीव अपने सर्वाइवल को, यानी ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने में बड़ा मतलब सहायक रहता है। यूं कह सकते हैं कि यह जीव जाति या जीव की उत्तरजीविता, यानी सर्वाइवल, उत्तरजीविता का मतलब सर्वाइवल, पृथ्वी पर उसके बने रहने को, क्योंकि विभिन्नताएं जिसमें ज्यादा होती हैं वो अपनी उत्तरजीविता को पृथ्वी पर बनाए रख सकता है, वो जिंदा रह सकता है। यूं कह सकते हैं साधारण भाषा में, जितनी ज्यादा विभिन्नताएं वो उस पृथ्वी पर ज्यादा जीवित रह सकेगा, क्योंकि विभिन्नताओं के कारण उसमें अलग अलग आवासों में मतलब अपने आप को बचाए रखने की क्षमता तो होगी, ठीक है। तो उत्तरजीविता, सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। तो जीव जाति की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए उसमें विभिन्नताएं होनी चाहिए। तो लैंगिक जनन के कारण विभिन्नताएं पैदा होती हैं, तो उससे वह पृथ्वी पर ज्यादा समय तक बनी रह जाती है। ये हमने बात की कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। अब बेटा, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, हमारे चैप्टर के नाम पर फिर चलते हैं। जैसा कि हमारे इस चैप्टर का जो नाम था कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन का मतलब तो हम समझ गए कि इस पूरी प्रक्रिया में हमें युग्मक जनन की घटना, युग्मक संलयन की घटना और भी आगे घटनाएं देखने को मिलेंगी, कैसे जीव पैदा होगा, चाहे वो पौधा हो चाहे वो फिर जंतु हो, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि पुष्पीय पादप क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ नाम आ रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पुष्पीय पादप किन्हें कहते हैं, ठीक है। पुष्पीय पादप, फ्लावरिंग प्लांट्स। जब किसी से पूछा जाता है कि पुष्पीय पादप क्या है, तो आप लोग सीधा सा जवाब देते हैं कि वे पादप, वे पौधे जिनमें पुष्प बनते हैं। सही बात है, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन बेटा, जब आपने डाइवर्सिटी पढ़ी थी पादपों में, पादपों में विविधता पढ़ी थी,
पौधों के अलग अलग प्रकारों को देखा था। आप सबको पता है कि जितने भी पौधे यानी जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी पौधे प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम में आपने देखा, प्लांट किंगडम में तो जितने भी प्लांट्स हैं यानी जितने भी पादप हैं, जितने भी पौधे हैं, जिसके लिए हम मानते हैं कि पौधे जीवों का एक ऐसा समूह है जो बहुकोशिकीय होगा, सेल्लोज युक्त, कोशिका भित्ति युक्त होगा, यूकैरियोटिक होगा और स्वपोषी होगा। ठीक है, तो जो पादप होते हैं हमारे आसपास में जितने देखने को मिलते हैं, उन पादपों में भी दो अलग अलग समूह हैं। पादपों में भी क्या है, दो अलग अलग समूह हैं। एक समूह है पौधों का जिसे कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम्स। इसको हम यहाँ केवल समझ रहे हैं, बाकी इसके बारे में पूरी जो विस्तार से जो बातें हमने डाइवर्सिटी में की हुई हैं, और बाकी आगे जब कभी मौका मिलेगा आगे 11th की ही पोर्शन को कराने का तो हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं कहूँ कि क्रिप्टो गेम्स की अगर बात करें तो क्रिप्टो प्लस गेमिया यानी ऐसे पौधे जिनमें गैमस शब्द से मतलब है जननांगों का मतलब है। तो अगर कहा जाए कि क्रिप्टो गैमस तो हम ये कह सकते हैं जिनमें जो जननांग छिपे रहते हैं। क्या रहते हैं, जननांग छिपे रहते हैं। जननांग छिपे होने का मतलब यानी पौधे में जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हमें बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, जननांग छिपे होते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसका मतलब उनमें जो जननांग हैं जिनको हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, जनरली ब्रायोटेरिडोफाइटा में हमने जननांगों के रूप में स्त्रीधानी, पुंधानी आदि की बात की थी। हालांकि थैलोफाइटा में जननांग जो है अंडधानी आदि के नाम से मादा जननांग, पुंधानी आदि पाई जाते हैं, नर जननांग। वे जननांग जो होते हैं उनके शरीर में थैलस में धसे हुए रहते हैं, तो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, जननांग छिपे हुए होते हैं और इनमें बीज नहीं बनते। इनमें बीज नहीं बनते इसलिए इनको अबीजी पादप, नॉन स्पर्मेटोफाइट भी कहा जाता था। याद कीजिए, रिकॉल कीजिए पुरानी चीजों को। तो फिलहाल अगर मैं कहूं कि क्रिप्टो गेम्स यानी जिनमें जननांग छिपे होते हैं, उसमें अगर आपको उदाहरण की बात की जाए तो आपके उदाहरण में एक तो थैलोफाइटा आ जाते हैं। थैलोफाइटा पादप वर्गीकरण को जब सुविस्तार रूप से पढ़ा जाता है तो हमें पता है कि जो शैवाल हैं वो थैलोफाइटा के ही सदस्य होते हैं। कवक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कवक नहीं होते, कवक भी थैलोफाइटा में आते हैं, लेकिन पंचजगत परिकल्पना के अनुसार उन कवकों को एक अलग से जगत प्रदान कर दिया गया। पादप शरीर तो थैलस नुमा होता ही। इसके अलावा जो ब्रायोफाइटा हैं जिनको पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं टेरिडोफाइटा जिन्हें पादप जगत के सर्प भी कहा जाता है। ये तीनों जो हैं अबीजी नॉन स्पर्मेटोफाइट के अंदर आते हैं बेटा, और इन्हें क्रिप्टो गेम्स में रखा गया था। लेकिन इनका एक और समूह है पादपों का जिसको कहा जाता है फेनेरोगेम्स। क्या कहा जाता है, फेनेरोगेम्स। ये फेनेरोगेम्स जो है ना वो बीजी पादप के नाम से भी जाने जाते हैं। बीजी पादप का ये नहीं जो बहुत ज्यादा बीजी होते हैं, ऐसा नहीं, वे पौधे जिनमें बीज नाम की संरचना बनती, सीड बनते हैं। ठीक है ना, तो फेनेरोगेम्स को बीजी पादप भी कहते हैं, और इनमें जो जननांग जो होते हैं वो छिपे ही नहीं होते, वे बाहर से दिखाई देते हैं। जननांग बाहर से दिखाई देते हैं और इनको बीजी पादप भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, बीजी पादप। यानी बीज बनते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो फेनेरोगेम्स की बात जो मैं कर रहा हूं, इनमें अगर मैं उदाहरण की बात अगर करूं तो इसमें उदाहरण में एक तो आते हैं जिम्नोस्पर्म,
जिनको हम अनावृत बीजी कहते थे, जिम्नोस्पर्म। रिकॉल कीजिए पुरानी चीजों को, समझते हैं ना? रिकॉल करना, प्रत्यास्मरण करना, पुरानी चीजों को नाम आते ही ध्यान आ जाना कि हाँ सर पढ़ा है ना हमने। तो जिम्नोस्पर्म जिनको अनावृत बीजी कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, वे बीजी पादप हैं, बीज पैदा करने वाले वो पादप हैं जिनमें बीज नग्न होते हैं। क्योंकि क्योंकि उनके अंदर बीज बनते तो हैं, लेकिन वो बीज जो है फल के भीतर नहीं पाए जाते। फल भित्ति का आवरण नहीं पाया जाता उनके चारों तरफ, वो तो पादप पर सीधे ही दिखाई रखते हैं, लगे रहते हैं, जिनको नग्न बीजी भी कहा जाता था। और दूसरा जो समूह वो है बेटा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म जो पादप हैं बेटा, यही हैं पुष्पीय पादप। यही हैं पुष्पीय पादप, जिनके बारे में अभी हमने बात की कि पुष्पीय पादप कौन है? एंजियोस्पर्म है। हिंदी में कहें तो आवृत बीजी, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज जो होते हैं फल के भीतर पाए जाते हैं। बीजांड जो बीज में परिवर्तित होगा, आगे समझेंगे हम भी। बीजांड अंडाशय के भीतर पाया जाता है, या ये कह सकते हैं बीज फल भित्ति से घिरा हो रहता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और इन्हीं को ही एक प्रकार से वास्तविक पुष्पीय पादप कहते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुष्प नाम की संरचना इन्हीं में बनती है। पुष्प नाम की संरचना इन्हीं में बनती है। तो एक प्रकार से जब आपसे कहा जाता है कि पुष्पीय पादप क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो आवृत बीजी पौधों का ही दूसरा नाम है, और इनमें पुष्प नाम की जनन इकाइयां पाई जाती हैं। ठीक है बेटा? तो चलिए, ये तो हो गई इसकी बात कि पुष्पीय पादप क्या है। ठीक है, इनके लक्षणों की अगर बात करेंगे तो हम और भी चर्चा करेंगे। जैसे पुष्पीय पादपों में दोहरा निषेचन भी पाया जाता है, फल तो बनते ही हैं, बीज तो है लेकिन फल भी बनते ही हैं, तो देखेंगे आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के कुछ खास बिंदुओं पर, एनसीईआरटी के कुछ खास बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि पुष्प क्या है। ठीक है, चलिए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपके एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्टरी वाला जो पार्ट होता है ना, परिचय जिसको कहते हैं, शुरुआत होती है हम पढ़ना, मतलब ये है कि हमारे पढ़ने का मन नहीं होता उन चीज़ों को, लेकिन समझा कीजिए इस बार जो नीट का पेपर आया था वो ये एक उदाहरण है समझाने के लिए कि क्यों महत्वपूर्ण है बिंदु ये। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। तो एक बात ये कही गई, द ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स प्रोड्यूस द फ्लावर, ये लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि सभी आवृत बीजी, जिनको आप पुष्पीय पादप कहते हैं, पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुष्प नामक जनन इकाइयां उत्पन्न करते हैं, फ्लावर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी कारण ये पुष्पीय पादपों में शामिल किए गए हैं, पुष्पीय पादप कहते हैं। और एक बहुत खास बात है, जब हम पुष्प की संरचना की भी चर्चा करेंगे, शायद आज नहीं हो पाएगा, लेकिन जब पुष्प की संरचना की चर्चा करेंगे, मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं उनको याद भी होगा। तो जब हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते थे पुष्प की संरचना, तो पुष्प की संरचना में हमें पता है कि बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायंग, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा पुष्प एक अक्ष पर जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो पुष्पक्रम बनता है ना, फूलों का गुच्छा बनता है। तो एक एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसको कहा गया है, यानी ये कह सकते हैं कि आवृत बीजियों में, यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृत बीजियों में, एंजियोस्पर्म में पुष्पक्रम
ध्यान रखिएगा, क्या? पुष्प क्रम, पुष्प व पुष्पीय भागों, यानी फ्लोरल जो पार्ट होते हैं, पुष्पीय भागों की संरचना में विविधता पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का पुष्पक्रम होना, अलग अलग पौधों में पुष्प का प्रकार अलग होना, अलग अलग पौधों में पुष्पीय भागों की संख्या, उनकी व्यवस्था अलग अलग होना, तो विविधता पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है। अब ये विविधता फायदेमंद क्यों है? जो कि विभिन्न अनुकूलनों को दर्शाती है। क्योंकि आप जब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो जलीय पौधों में पुष्प की विशेषताएं अलग हैं, स्थलीय पौधों में अलग हैं, किसी में कीट परागण हो रहा है तो किसी में जल परागण हो रहा है, तो ऐसे में अनुकूलन तो होगा ही, सीधी सी बात है। तो जो कि विभिन्न अनुकूलनों को दर्शाती है, और ये अनुकूलन अगर नहीं पाए जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो अलग अलग आवास में जो पौधे रह रहे हैं, क्या बीज और फल उत्पन्न करेंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये एक प्रकार से जो लैंगिक जनन के उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह लैंगिक जनन के उत्पादों या लैंगिक जनन के उत्पाद क्या क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। लैंगिक जनन के उत्पाद कौन कौन से हैं? अगर मैं कहूं तो आप सबको पता है, लैंगिक जनन के उत्पादों में फल और बीज के निर्माण के निर्माण को सफल बनाते हैं। जरूरी है। अलग अलग आवासों में जो अलग अलग पौधे हैं, उनके अंदर पुष्पक्रम, पुष्प और पुष्पीय भागों की जो संरचना में जो वेरिएशन पाया जाता है, वही तो उन्हें अपने आवास में फल और बीज के निर्माण के लिए अनुकूल बनाए, मतलब सफल बनाएगा। तो ये जरूरी है। इन दो बिंदुओं को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ी सी बात और करने वाले हैं। वो है ये कि जो पुष्प क्या है, ठीक है, पुष्प कहते किसे, अभी परिभाषित रूप से ही किया जाएगा, डेफिनेशन देंगे हम, जो एनसीईआरटी में लिखे उनका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए, चूंकि हम जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें पहली बात समझनी पड़ेगी कि जीव विज्ञान का एक विद्यार्थी या वैज्ञानिक पुष्प को कैसे परिभाषित करे। पुष्प यानी फ्लावर है क्या? तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो कि लैंगिक जनन का कार्य करता है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने ये लाइन पढ़ी भी है,
मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा भी है। क्यों है इसकी व्याख्या हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, या फिर से करेंगे एक बार कि पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप क्यों है, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल मैं बात करूं कि क्या क्या परिभाषाएं दी जा सकती हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप है। जो कि लैंगिक जनन का कार्य करता है, जो कि लैंगिक जनन का कार्य करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, ये कथन और कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में चर्चा भी होगी, कई स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं उन्हें ध्यान भी होगा। चलिए, दूसरा अगर मैं कहूं यहां कि पुष्प एक बहुत खास लाइन एनसीईआरटी की, पुष्प एक आकारिकी है, यानी मॉर्फोलॉजिकल व ब्रौणिकीय आकर्षण है। वो भी किस कार्य हेतु? लैंगिक जनन हेतु। लैंगिक तो आप ये कह सकते हैं पुष्प लैंगिक जनन हेतु एक आकर्षण है, जिसको हम अगली क्लास में पुष्प की संरचना में भी बात करेंगे। यहाँ पर फिलहाल जो दिया है एक आकारिकी, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लावर होती है उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है अदर जो प्लांट ग्रुप है, अदर जो पादप समूह है उनसे बिल्कुल ही अलग प्रकार की होती है। और दूसरा अगर कहें भ्रूणिकी अगर बात करें तो जो भ्रूण विकास की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें भी भ्रूण के विकास का जो तरीका होता है आवृत बीजों में बिल्कुल अलग प्रकार का होता है, और ये पुष्प की संरचना में ही शामिल है। ठीक है, एक यहां पर मुझे एक बात ध्यान आई है कि आप भ्रूणिकी शब्द का मतलब समझते हैं भ्रूण के विकास से संबंधित विज्ञान। भ्रूणिकी का मतलब भ्रूण के विकास से संबंधित विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी जिसको कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, एक महत्वपूर्ण नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, वेरी मोस्ट यहाँ पर नाम में ले रहा हूँ, जिनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। क्या नाम है? पंचानन माहेश्वरी। जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे राजस्थान के जयपुर के ही व्यक्ति, वैज्ञानिक कहते तो पंचानन माहेश्वरी, जिनको भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने भ्रूण विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। फिर से कह रहा हूं, उन्होंने आवृत बीजों के, खास तौर से आवृत बीजों में भ्रूण विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। भ्रूण विज्ञान का मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भ्रूण के विकास से संबंधित विज्ञान, यानी युग्मन से भ्रूण का जब विकास होता है तो उस विकास के क्रम के बारे में तो पहलुओं का अध्ययन किया। और वर्गीकी में, टैक्सोनॉमी में जो भ्रूण विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया। उन्होंने ऊतक संवर्धन से संबंधित, टिश्यू कल्चर से संबंधित कार्य भी किए हैं, जिसमें आप कहते हैं ना कि ऊतक संवर्धन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी घटनाएं जो हैं उनको भी उन्होंने प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया है। तो फिलहाल ये तो हो गई बात कि पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप है जो लैंगिक जनन का कार्य करता है। पुष्प एक
आकारिकीय एवं भ्रूणकीय आकर्षण है जो कि लैंगिक जनन के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ बातें जनरली भी लेनी चाहिए। आपको पता है कि पुष्प का, फ्लावर का हमारी जीवन में भी बड़ा महत्व है। अगर हम ये देखते हैं कि हम अपने आसपास में अगर हम बात करें आभूषणात्मक रूप से, यानी ऑर्नामेंटल, सांस्कृतिक रूप से यानी कल्चरल, अगर हम कहें कि धार्मिक रूप से, रिलीजियस, अलग अलग पहलुओं में पुष्प का, फ्लावर का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। हम ईश्वर वंदना में, भगवान को अर्पण करने में भी फूलों का इस्तेमाल करते ही है ना, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई बात। लेकिन अब अगर हम ये बात करें तो इसका जो यूज होता है, मतलब पुष्प एक सिंबल है, एक प्रतीक है। किस प्रकार का प्रतीक है? अगर आप देखें तो कहीं अगर दुख है, अवसाद है, कहीं प्रसन्नता है, अनुराग है, तो इन सभी मामलों में ध्यान रखिएगा हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेम को व्यक्त करने के लिए भी पुष्प का इस्तेमाल करते हैं, तो दुख को व्यक्त करने के लिए भी पुष्प या पुष्प गुच्छ यानी गुलदस्ते का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी सी बातें थी जो एनसीईआरटी में लिखी हैं, जिनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और अब इस क्लास का, जो आज की क्लास है, उससे संबंधित एक चीज़ और है, छोटी सी चीज़ है, 5 मिनट की बात है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में हमें ये पता चल जाए कि अगली क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बेटा, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है, यानी ये जो लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं, पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये तो हमें पता ही है अच्छे से, और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, जो लैंगिक जनन जो होता है ना, किसी भी जीव के लिए जो एक महत्वपूर्ण घटना मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो जो लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसमें युग्मक संलयन और युग्मक स्थानांतरण की घटनाएं, तो लैंगिक जनन के अंदर ना 3 घटनाएं होती हैं, या ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन को हम 3 घटनाओं में बांट देते हैं। कितनी? 3 घटनाओं में बांटते हैं। और वो 3 घटनाएं, जो 3 इवेंट्स हैं, वो क्या क्या है? पहला है जिसको हम कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसका मतलब जो निषेचन होता है, लैंगिक जनन होता है, उससे पहले होने वाली घटनाएं। और उसमें निषेचन पूर्व घटनाओं में हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे, ठीक है, वो क्या क्या बात करेंगे? देखिए, हम बात करेंगे, हमें पता है कि पुष्प में जो नर भाग जो होता है, उसका प्रत्येक सदस्य, मेल जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, उसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर है। तो हम पुंकेसर की संरचना भी देखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें संरचनाओं को भी पढ़ना है, पुंकेसर और उसमें होने वाली घटनाओं को भी। ठीक है, उस पुंकेसर में जो परागकोश है, उसके बारे में भी बात की जाएगी। ठीक है, परागकोश में जो लघु बीजाणु धानियां हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है, उनके बारे में भी चर्चा होगी। उनके विकास के बारे में, लघु बीजाणु धानी में, माइक्रोस्पोरेंजिया में कैसे लघु बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन द्वारा। और फिर उस लघु बीजाणु धानी में जो लघु बीजाणु से परागकण जो बनेंगे, पोलन जो बनेंगे, जो कि नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करते हैं, उन पराग कणों की भी चर्चा होगी।
साथ में कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मादा जो जनन तंत्र जो होता है उसके अंदर हम बात करें, जैसे स्त्री केसर यानी अंडप, यानी जो पिस्टिल है उसके बारे में भी बात होगी। उसके अंदर अंडाशय वाले भाग में जो बीजांड है, जिसको हम एक प्रकार की गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, उसकी भी चर्चा होगी। और बीजांड में कैसे स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास होगा, जैसे परागकण जो होते हैं नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, वैसे स्त्रीधानी जो है ना, उसमें स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होगा। उसके बारे में भी चर्चा होगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे परागण, पॉलिनेशन, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पॉलिनेशन, उसकी चर्चा भी होगी। कुछ अन्य घटनाएं भी देखेंगे, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पराग स्त्री केसर संकर्षण की भी बात होगी। जब हम दूसरी बात करते हैं, जब ये घटनाएं पूरी हो जाएंगी तो हम बात करेंगे क्या, निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, कि कैसे निषेचन होगा, जिसमें हम दोहरे निषेचन पर चर्चा करेंगे। आवृत बीजों में डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। पहली घटना ये है तो दूसरी घटना ये है, और उसमें निषेचन द्वारा युग्मनज बनता है। हम सब जानते हैं युग्मनज, जाइगोट, जो प्रत्येक जीव की पहली कोशिका है। ठीक है, उस पर बात होगी। और निषेचन के दौरान जो भी घटनाएं उनकी चर्चा की जाएगी। और तीसरा अगर हम बात करते हैं वो है निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन पश्य घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात होगी। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में युग्मनज के बनने के बाद में जो भी घटनाएं आती हैं, जैसे मैं अगर आपको कहूं यहां पर कि भ्रूण का विकास, ठीक है, भ्रूण विकास, एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें हम भ्रूण का विकास भी पढ़ेंगे, भ्रूण की संरचना भी पढ़ेंगे, एक बीजपत्रीय भ्रूण कैसा होता है, द्विबीजपत्रीय भ्रूण कैसा होता है, उसकी चर्चा करेंगे। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला एक त्रिगुणित ऊतक है, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे बनता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष के प्रकार, या ये कह सकते हैं भ्रूणपोष के आधार पर बीजों के प्रकार, उनकी बात होगी। बीज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमने अभी कहा था कि बीज यानी सीड जो है वो लैंगिक जनन का एक उत्पाद है, बीज और फल। ठीक है, ऐसे ही फल के बारे में बात करेंगे, फल की संरचना के बारे में, फलों के विकास के बारे में, फलों के प्रकार के बारे में। हालांकि बीज और फल के बारे में मॉर्फोलॉजी में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर करेंगे बात, एक प्रकार से रिकॉल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में जो भी हमने इस चैप्टर को, या एनसीईआरटी ने इसको 3 पार्ट में जो डिवाइड किया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उनमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से ही हमारे अगले लेक्चर की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले हमें पुष्प की संरचना, जो कि एक जर्नल ओवरव्यू तो होगा, लेकिन साथ में क्यों है पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, क्यों कहेंगे, उसको हम वापस से एक बार रिकॉल भी करेंगे, वो जरूरी भी है। ठीक है, तो बेटा आज का ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। थोड़ा समय लगा, आपको पता है, मुझे स्टार्ट तो करना ही था, लेकिन थोड़ा समय लगा, उसका कारण आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि स्टूडियो भी सेटअप करना था। कोई भी चीज़ अगर तरीके से की जाती है तो वो बहुत आगे तक जाती है और उसको करने में फिर मज़ा भी आता है। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी, जैसे जहाँ तक कोशिश मेरी रहेगी कि हफ्ते में 3 दिन मैक्सिमम तो मिले ही आप लोगों को, लगभग 1-1.5 घंटे की जितनी भी समय होगी, आगे हो सकता है और भी बढ़ जाए। शुरू में ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन ये लाइव सेशन भी स्टार्ट करूँगा, अगर आप लोगों को लगता है तो, समय अगर
आपके अनुकूल अगर होता है तो लाइव सेशन भी स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहने के लिए, आगे के अपडेट्स के लिए कि अब चैप्टर यानी अब जो चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है या आगे जो लेक्चर जो आएंगे उनके अपडेट्स पता लगते रहें, उसके लिए आप इस चैनल को फटाफट से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई कमेंट हो तो ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा आज का ये लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद।